दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 6 से कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट जो कि जैसे बनता है हमारा फिजिकल एजुकेशन योग। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर 6 से कुछ हमारे यहाँ पर टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं, इसके अलावा देखा जाए शुरू से लेके लास्ट तक के जितने भी वीडियो में क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर इन सबको आप कर लेते हैं तो आपके पास होने चांस बढ़ जाते हैं। आपकी परसेंटेज बहुत अच्छा आने वाली है। जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस से जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलते रहे। तो दोस्तों देखा जाए बातें वैसे काफ़ी सारी होती है तो जो कि मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। फिलहाल यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो बात करते हैं प्रश्न पहले की। तो प्रश्न पहला जो कि यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है, किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं बताइए कि किशोरावस्था है, किशोरावस्था की क्या खास बात बनती है। तो यहाँ देखा जाए किशोरावस्था जिसे कहा जाता है हमारा यहाँ पर टीनेज, यानी कि हमारा पर देखा जाए करीब 11-12 साल की उम्र से लेके हमारे यहाँ पर 19 साल की उम्र तक जो हमारे यहाँ पर एज होती है उसे कहा जाता है किशोरावस्था। इसमें जो है ना तो बच्चे होते हैं ना जवान होते हैं, तो ये एक ऐसा दायरा होता है कि बचपन से जवानी की ओर जा रहे होते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसमें खासियत की अगर बात करी जाए, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आते हैं। इसमें शारीरिक परिवर्तन शेष अवस्था की भांति तीव्र गति से होते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, काफ़ी शारीरिक मानसिक व्यवहारिक हमारे बदलाव आते हैं। मानसिक तथा बौद्धिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ देखा जितनी भी हमारे यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं शरीर को लेके, व्यवहार को लेके, मस्तिष्क को लेके, तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हमारा पर बात बनती है। किशोरावस्था में यहाँ पे हमारा काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। कल्पना की बहुलता, दिवसोपन किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। अधिकता हानिकारक भी होता है। तो यहाँ देखा जाए वो दिवसोपन में रहते हैं, वो इमेजिनेशन में रहते हैं। अगर ऐसा हो वैसा हो तो उनके जो किशोर होते हैं उनके दिमाग में स्टोरी बनती रहती है कैसा चीज़ों को लेके। संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक भी होते हैं कि अगर उन्हें कोई अगर अच्छा कहता है, बुरा कहता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। चिंताओं में वृद्धि, किशोर अपने भविष्य के प्रति तथा शारीरिक सुंदरता के संदर्भ में अधिक चिंतित रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो आने वाले भविष्य के लिए थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि आगे चल के वो करेगी क्या। साथ में वो जो है अपना वो थोड़ा सा सुंदर दिखाना चाहते हैं। किशोर जो होते हैं वो अपना चाहते हैं कि वो और से थोड़ा से अच्छे लगे, तो इस चीज़ को लेकर भी वो थोड़ी चिंता में रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे पास किशोरावस्था में कई सारी और विशेषता बन सकती है, वो लिख सकते हैं बना के। फिलहाल यहाँ पे जो जरूरी यहाँ पे हमारा विशेषता थी वो मैंने आपको बता दी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को समझाइए। यहाँ पे हमारा पास व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास जिसे कहा जाता है पर्सनैलिटी, ये है क्या? व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी में इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नकाब। यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह न जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक तथा बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। व्यक्ति के बाह्य गुणों का प्रकाशन उसकी पोशाक, वार्ता का ढंग, आंगिक अभिनय, मुद्राएं, आदत तथा अन्य अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के आंतरिक गुण हैं उनकी अंतः प्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष इच्छा आदि। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। तो ये हमारा होता है व्यक्तित्व। यानी कि अगर मोटे मोटे अगर शब्दों में समझा जाए तो हर किसी व्यक्ति का अपना क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के वो गुण होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर खींचने के लिए मदद करते हैं, उसके ऊपर विश्वास दिलाने के लिए मदद करते हैं। कई बार देखा जाए व्यक्तित्व जो होता है दो तरह से होता है। एक तरह से जैसे कि जो व्यक्ति का व्यवहार है और व्यक्ति का जो है दिखता कैसे है, दिखने में कैसे क्या है व्यक्ति बनता है, उसने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं,
उसने किस तरह का श्रृंगार कर रखा है, किस तरह का उसका व्यवहार बनता है, ये कुछ हमारा पर व्यक्तित्व का एक छोटी सी पहचान बनती है, कुछ लक्षण बनते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है अधिगम की अवधारणा को समझाइए कि अधिगम है क्या। अधिगम के बारे में बताना है अधिगम क्या है। तो अधिगम को मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं सीखना, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। बालक प्रत्येक समय और पृथ्वी किस स्थान पर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अधिगम में क्या होता है कि व्यक्ति ने कहीं अपना कुछ देखा, पढ़ा, समझा या कहीं ना कहीं अपना उसने कुछ सीखा और उस सीखने के बाद में उस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ न कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, जिसे कहा जाता है अधिगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में आपसे कहा जाता है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो यहाँ पे हमारा आपको बताना है कि किशोरावस्था में हमारे पे कई सारे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक, कई सारे हमारे इसमें परिवर्तन आते हैं। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखा जाए किशोरों में संज्ञानात्मक परिवर्तन, किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि जब बालक होता है अपना करीब जो है 10-12 साल से पहले जो एज बनती है, तो उसमें जो बालक होता है वो उन्हीं चीज़ों को मानता है जो उसे दिखाई देती है। जो दिखाई देती है उन्हीं चीज़ों को मानता है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उनको चीज़ों को नहीं मानता वो। जैसे कि हमारा पर देखा है हवा है, स्वाद है, ये जो भी है तो वो उन्हीं चीज़ों को मानता है जो दिखाई देता है। लेकिन हमारा पे किशोरावस्था में क्या होता है कि वो जो है अमूर्त चीज़ों को भी जानना समझना शुरू कर देता है। जैसे कि हवा हमारा यहाँ पर देखा जाए, स्वाद हमारा पर देखा जाए, कुछ और ऐसी कई चीज़ें बनती हैं जिन चीज़ों को वो अपना मानने समझने लग जाता है। किशोरों की सोच अमूर्त हो जाती है, यानी कि अब वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचते समझते हैं जो उन्होंने नहीं देखी है, नहीं दिखती है लेकिन है, तो उन चीज़ों को भी वो मानने लग जाते हैं। अब वे तर्क के साथ एक मुद्दे पर सोच सकते हैं। कभी कभी वे गंभीर रूप से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, अतः चीज़ें कैसे होती है और वे कैसे हो सकती है, ताकि वे हर चीज़ पर सवाल उठाए और उनके माता पिता को लगे कि उनका बच्चा सिर्फ तर्क के लिए नहीं हर चीज़ पर सवाल करता है। वे तर्क शक्ति विकसित करते हैं और अपने तरीके से पर्यावरण की हर चीज़ की व्याख्या करते हैं। यह पारस्परिक संबंधों, राजनीतिक, दर्शन, धर्म और नैतिकता के बारे में सोचने में किशोरों की बढ़ती रुचि में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जिसमें दोस्ती, विश्वास, लोकतंत्र, निष्पक्षता और ईमानदारी जैसे अमूर्त अवधारणा शामिल होती हैं। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, दिखाई नहीं देती लेकिन है। ईमानदारी, निष्पक्षता, लोकतंत्र, विश्वास, दोस्ती, ये चीज़ें क्या होती है, अपना दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। तो ऐसी इस अमूर्त चीज़ों को भी अपना किशोर अपना समझना शुरू कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है अधिगम की मोटर अवस्था क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है अधिगम की मोटर अवस्था है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जब अपना एग्जाम वगैरह देते हैं तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप शुरुआत उन क्वेश्चन से करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़िए कोई नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। आप बना के करिए, कैसे भी करिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर नंबर क्या देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अगर करते भी हो, बना के करते हो तो कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखा जाए आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, दूसरों नहीं देखना दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है। तो यहाँ देखा जैसे कि आपको बता रहा था यहाँ पर मैं, ये प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में यहाँ पे हमारा पास कहा जाता है कि अधिगम की मोटर अवस्था है क्या। तो अधिगम के बारे में बताया मैंने आपको। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, सीखने की मोटर अवस्था। इसे सहयोगी अवस्था के रूप में जाना जाता है। इस स्तर पर कौशल की बुनियादी जानकारी व्यक्ति द्वारा हासिल कर ली गई है, हालांकि उसने अभी तक कौशल में महारत हासिल नहीं की है।
उसे अभी भी कौशल के शोधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि यह चरण प्रकृति में संज्ञानात्मक के बजाय अधिक मोटा है। एक व्यक्ति को अधिक अभ्यास करना पड़ता है और इस चरण में कौशल को परिष्कृत करने, संशोधित करने, अपनाने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह चरण ट्रायल और एयर मेथड पर आधारित है, जिसमें वे कई बार प्रदर्शन करते हैं और कौशल को अंजाम देने में कई त्रुटियां यानी कमी से अवगत होते हैं कि अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि कहाँ उनकी क्या कमी है। कमियों को दूर करते हुए वो सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है कल्पना की 5 प्रमुख इंद्रियों का वर्णन करें। तो कल्पना का मतलब है क्या, हमारा पर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे हमारा पर देखा है बहुत से लोग अपना क्या होता है, अपना इमेजिनेशन में रहते हैं। कई लोगों की इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होती है। इसी इमेजिनेशन के अपना दम पर बहुत से लोग अपना कविताएँ, कहानी, उपन्यास लिख पाते हैं। तो कल्पना का होना भी हमारा पर देखा है काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए, जैसे इसमें कहा जाता है कि कल्पना के 5 प्रमुख इंद्रियों का वर्णन करें। तो कैसे क्या बनता है। कल्पना की 5 प्रमुख इंद्रियाँ। दैहिक बोध, दैहिक यानी कि शारीरिक, यानी कि जो अपने दिखाई दे। शारीरिक स्थिति या हलचल की अनुभूति, संवेदना हमारे शरीर की भावना है क्योंकि यह विभिन्न स्थितियों में चलती है। दृश्य बोध, दृश्य बोध का इस्तेमाल संचलन को देखने के लिए किया जाता है। श्रवण बोध, श्रवण इंद्रिया का प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। स्पर्शीय बोध यानी स्पर्श करना, टच। स्पर्श के लिए स्पर्श का भाव मूल रूप से होता है। एथलीट इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि बल्ला उनके हाथों में कैसे लगता है। श्रवण भाव, श्रवण भाव को सूंघने के लिए उपयोग किया जाता है। एक एथलीट ताज़ी घास को सूंघ सकता है। तो ये हमारा पर देखा जाए बनता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ देखा जाए चैप्टर 6 से इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो देखा जाए जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया। वैसे देखा जाए क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी सारे बनते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन करना क्या है काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हीं को कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।